Hello everyone, welcome to our channel The Easy Life Study. In this video we are going to talk about the chapter The Rise of Nationalism in Europe, जिसका ये हमारा पार्ट 2 है। मतलब कि ये जो हमारा एज ऑफ रिवोल्यूशन है उसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का भी बना चुका हूँ, मैं फ्रेंच सोसाइटी का भी बना चुका हूँ। सब मेरे चैनल पे जाके विजिट किए तो आपको सब मिल जाएगा आसानी से। ये जो है हमारा एज ऑफ रिवोल्यूशन का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 भी बना चुका हूँ, ये हमारा पार्ट 2 है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता था, पार्ट 1 होने वाला था, इसलिए मैंने पार्ट 2 भी इसका बना दिया। ये हमारा कौन सा है, किस समय का हमारा रिवोल्यूशन है, 1830 टू 1848। सो अब चलते हैं अपने कंटेंट की ओर विथ वन ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। जब तक आपको अगर मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस इस ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मीन्स हंगर, हार्डशिप एंड popular rewards. So let's start. So जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 जो हमारा पार्ट 1 था एज ऑफ रिवोल्यूशन है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो हमारा इंट्रोडक्शन था एज ऑफ रिवोल्यूशन में, जुलाई रिवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है, नेशनल फीलिंग्स, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। ये भी हमारा वही टॉपिक है। तो आज हमारा शुरू होता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसका मतलब क्या है ये अभी हम कंटेंट में जानेंगे। हंगर मतलब कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा, यूरोप में कितना ज़्यादा हंगर हार्डशिप आ गया, मतलब कि भूखमरी आ गई थी, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कितने सारे रिवोल्ट हुए, कितना विद्रोह हुआ, सब हम जानेंगे। सो आवर कंटेंट इज द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप में हमारा 1830 का जो टाइम था वो ईयर सबसे ज़्यादा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा लोअर डाउन हुआ, मतलब इकोनॉमिक में एकदम खराबी आने का टाइम हमारे 1830 था, जब हमारे इकोनॉमी एकदम से ख़राब हो गया था। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा 19th सेंचुरी का पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ में, मतलब आप कह सकते हैं 1800 टू 1850 के बीच जो हमारा फर्स्ट हाफ, ओके 1825 टू 1850 के बीच का जो टाइम है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा यूरोप में, पूरी यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी इस समय में। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ने लगी वहाँ पे क्या हो गया, जॉब्स की कमी होगा। मतलब कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मतलब क्या होगा, जॉब्स के लिए लोग परेशान होने लगे, बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत पड़ गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, सब अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। जब भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसीलिए जो हमारी जितनी पॉपुलेशन थी रूरल एरिया, देखिए रूरल एरिया में ज़्यादा दिक्कत होती जॉब्स के लिए, शहरों में कुछ होता है। तो इसीलिए जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग थे सब यहाँ पे आ गए थे सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर गए थे। और कहाँ रहते थे इन लोगों को, अब देखिए जगह तो रहेगी नहीं, शहर में भी सब शहर में आ जाएंगे तो शहर में तो जगह ही नहीं बचेगा। सो उनको स्लम्स में रहना पड़ता है। स्लम्स वी कैन से दैट टाइप ऑफ हट होता है, झोपड़ी, उनको वहाँ पे रहना पड़ता था। ये आई होप आपको इनमें कुछ पॉइंट्स अगर आप याद करना चाहें तो शुरू का आप ये पॉइंट्स बना सकते हैं। द 1830 वॉज ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। हमारा पहला पॉइंट एग्जाम में ऐसे आता है, एक्सप्लेन हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इन द व्हाट, इन द यूरोप। ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहला पॉइंट ये बना सकते हैं। देखिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा तो पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने में ना एग्जामिनर को भी एकदम क्लियरली समझ में आता है और आप मार्क्स आपको काटने से कोई भी नहीं सकता। इसलिए पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका गैप भी रहेगा हर वर्ड्स के लिए, हर सेंटेंस के बीच में, तो अच्छा लगता है। सेकेंड पॉइंट से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यही बना लीजिए, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। और आप थर्ड पॉइंट ये बना सकते हैं कि जितने भी रूरल एरियाज के लोग थे वो सिटीज़ में आने लगे, बस इतना ही सही। और ओवर क्राउडेड स्लम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसमें अब क्या क्या होने लगा टाउन्स का, अब टाउन्स के बारे में जानते हैं। इसके कारण क्या क्या होने लगा, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो छोटे छोटे काम को करते थे टाउन्स में, शहरों में, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ा। क्यों, अब मैं आपको बता दूँ, स्मॉल प्रोड्यूसर में क्या करते थे वो लोग जो हाथों से चीज़ों को बनाते थे, अब किस तरीके से उनको कंपटीशन फेस करने लगे। ये देखिए सबसे पहला हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ में सामान जो है मशीन्स के थ्रू बनते थे एकदम सस्ते, बट जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं जो टाउन्स में, हमारे देश के यूरोप की बात हो रही है,
उनके साथ ये दिक्कत आने लगी, वो हाथ से बनाते थे, किसी प्रोडक्ट को हाथ से बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसीलिए उनका जो उसकी जो इनकम है, उसकी जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए जब इंग्लैंड से मशीन से बनी हुई सामान आने लगी तो उसके कारण क्या दिक्कत होने लगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, हद से भी ज़्यादा कंपटीशन। आपको पता है ये कैसे बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी में, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहे थे हमारे मशीन से ही बन जा रहे, तो मशीन से सस्ता ना हो रहा है, तो इंग्लैंड वाले यहाँ पे ओवरऑल यूरोप में आके अपने सामान को बेच रहे हैं सस्ते में, तो स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ता है। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट मतलब जो कपड़े का काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन को कौन संभालता था, जो हाउस में जो हमारे घरों में छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं, जो हमारा कह सकते हैं कि जो है जो घरों में या छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं, तो वो लोग जो है इस टेक्सटाइल प्रोडक्शन को संभालते थे। उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, देखिए कपड़े भी मशीन से बनने लगे थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि वो तो हाथ से कपड़ों को बनाते थे, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा था। और इन सब एरिया इन दोज एरिया रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। इन सब जब हमारा रीजन में जब यूरोप में सब इतना परेशान थे, पीजेंट सब परेशान थे फ्यूडल ड्यूज के कारण, जो राजा महाराज के ड्यूज थे, उन राजा महाराजा से उनको पैसा लेना पड़ता था लोन के टाइप में, उनसे तो पीजेंट तो परेशान थे। लेकिन बट स्टिल जो हमारे एरिस्टोक्रेसी से जो अमीर लोग होते हैं वो अभी भी इंजॉय कर रहे थे पावर को। देखिए यहाँ पे कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पीजेंट्स के साथ। एरिस्टोक्रेसी आराम से इंजॉय कर रहा है, लेकिन पीजेंट को तो इतना दिक्कत झेलना पड़ा है। अब इसके कारण क्या क्या होने लगा, अब देखिए फूड के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे थे, आपको पता ही, जैसे मैंने बताया जो फूड के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे थे बताइए। फूड के प्राइसेस जब हमारा क्या कर सकते हैं कि जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोग क्या करने लगा, और ज़्यादा प्राइसेस को बढ़ाने लगे, लोग खरीदो सब लोग, तो जब और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने लगा, फूड का प्राइसेस आगे हमारा क्या आ गया था, क्यों बढ़ा था, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया, मतलब कोई एपिडेमिक आ गया था जिसके कारण हमारा फूड के प्राइसेस बने। एपिडेमिक में क्या था, हमारा बैड हार्वेस्ट के कारण जब हमारा फसल अच्छे से नहीं होता है तो उस समय फूड के प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन्स एंड और पूरे टाउन्स और कंट्रीज, शहरों में और पूरे देश में और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या होने लगा, गरीबी। पॉपुलिज्म मतलब क्या होता है, पॉवर्टी। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलिज्म। ओके, सो इसका मीनिंग आप याद रखिए, मीन्स पॉवर्टी। सो द ईयर इतना पीरियड को दिक्कत झेलना पड़ा है भाई, फूड के प्राइसेस बढ़ गया ड्यू टू बैड हार्वेस्ट। तो क्या होने लगा, द ईयर 1848 was such one year food shortage and widespread unemployment brought into the population of Paris out of the road, barricades were erected and loose flip was forced to flee। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे 1848 एक ऐसा साल था जिसमें क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने लगी। और जब फूड शॉर्टेज रहेगा तो भाई किसी को खाना पीना मिल नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रहा था कंपटीशन के कारण जो इंग्लैंड मशीन से बना था। इन सब के कारण क्या हुआ, पूरी पेरिस की जो पॉपुलेशन थी सब रोड पे आ गए, सब परेशान हो गए थे। और जो परेशान होने का अब किससे परेशान हो गए, देखिए लुइस फिलिप से परेशान हो गया। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था लुइस फिलिप, तो उसके ऊपर सारा फोर्स होने लगा और जो है कहा क्यों ये सब हो रहा है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्यों फूड शॉर्टेज हो रहा है, तो उसको सब परेशान करने लगे। तो क्या बैरिकेड जितने भी रुकावटें थी, बैरिकेड में तो क्या रुकावटें जो उनके गार्ड थे लुइस फिलिप के, उन सबको हटा दिया गया, उन सबको मार दिया गया था, जो हमारे कॉमन पीपल ने मार दिया। इतना वो परेशान हो गए थे और फिर मजबूरन ही लुइस फिलिप को छोड़ना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा। अब नहीं भागेगा तो पता ही क्या करेंगे यूरोप वाले, तो उनको एट लास्ट वहाँ से निकल जाना पड़ा। अगर नहीं भागते तो आपको पता है ही उनका क्या हाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड a republic guaranteed suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshop to provide employment was set up. अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चला गया, अब नेशनल असेंबली को एक अवसर मिला, एक ओकेशन मिला
एक टाइप का चांस मिला कि जो है अब वो रिपब्लिक को बनाएगा, मतलब कि रिपब्लिक बनाएगा, डेमोक्रेसी बनाएगा, रियल डेमोक्रेसी। तो उसने क्या क्या दिया, उसने सभी चाहे उसके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, सभी को जो 21 एज के ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार दे दिया। और लेकिन यहाँ पे अभी वुमेन को नहीं मिला, सिर्फ मेन को मिला था, मेल्स को। और सभी को राइट टू वर्क, मतलब सभी को जॉब मिलेगा, सबको जॉब देने का वो अधिकार दे दिया था कि जो कोई परेशान मत हो, सबको जॉब ये नेशनल असेंबली दिलवाएगा। और नेशनल वर्कशॉप बनाए गए, जब भाई जॉब चाहिए तो उसके लिए वर्कशॉप होना चाहिए जहाँ पे लेबर काम करेंगे। तो नेशनल वर्कशॉप्स बनाए गए थे जिसका हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया लोगों को। लेकिन नेशनल वर्कशॉप बनेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत होगी इंसानों की, लेबर्स की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत होने लगी। तो इससे क्या हो गया, सभी की मांगें पूरी हो गई, सभी की डिमांड्स पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे अच्छा काम कर दिया नेशनल असेंबली। अब आगे देखते हैं। और ये 1845 की बात कर रहा है, हम तो डायरेक्ट कूद आए थे 1848 पे, जो ये सब हुआ, लुईस फिलिप भाग गया, फिर नेशनल असेंबली आ गया। अब देखते हैं 1845 में भी कुछ हुआ था जिसका हमारा यहाँ पे आके 1848 में इतना तहलका मचा था। एक पॉइंट और हुआ था कि जो 1845 के पहले ही जो हमारा वीवर्स रहते थे, जो कपड़ा बुनते थे सिलेशिया में, उन्होंने भी रिवोल्ट किया। किसके खिलाफ? के कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं ये इसके, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है तुम भाई काम करो, सभी वीवर्स को करते सिलेशिया में, तुम काम करो, हम तुम्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करवाएंगे और तुम्हें एक फिनिश टेक्सटाइल बना, मतलब एक अच्छा कपड़ा बनाना है और अच्छा कपड़ा बना और हम तुम्हारी मांगे पूरी करें, तुमको अच्छे पेमेंट देंगे। बट इन सब ये सब जो हमारा जो डिमांड था, जो कॉन्ट्रैक्टर ने उन लोगों से वादा किया था कि ये सब करेंगे, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? पेमेंट नहीं थे भाई, पेमेंट की कमी होने लगी, उनके पास ज़्यादा रॉ मटेरियल्स नहीं आ पाए। भाई देखिए खेती तो सब नष्ट हो गई, हार्वेस्ट तो बैड हो गया, तो हमारे जब कॉटन आएगा नहीं तो कहाँ से कपड़ा बनेगा। तो दैट्स वाई जब ये सब होने लगा, दिक्कतें आने लगी, फिर जो हमारा फिनिश टेक्सटाइल नहीं बन पाया, तो क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने, पैसा देने से मना कर दिया। अब देखिए बहुत बड़ा तहलका मचेगा, पैसा देने से तो मना कर दिया। अब उठेंगे हमारे वीवर्स जो बुनने वाले थे, कपड़ा बुनते थे, अब वो उठेंगे। अब देखिए क्या करते हैं वो, अब वो ये करते हैं कि जो जर्नलिस्ट था हमारा विल्हेल्म वोल्फ, उसने इस पूरे इवेंट को एकदम अच्छे से, इस घटना को अच्छे से बताया है सिलेशियन विलेज में, जो आज हमारे बुक में छपा हुआ है। इन दीज विलेज, इस विलेज में क्या था, जो कपड़ा बुनने वाले थे 18,000 लोग थे। कॉटन जो 18,000 लोग थे जो कॉटन को बुनते थे। तो कॉटन तो है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से बुनेंगे, इसीलिए उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा, कॉटन को बुनते थे। तो क्या होने लगा, अब भाई कॉटन तो बुना नहीं रहा है, तो उनके क्या आने लगा, जो वर्कर्स की जो इच्छा थी, लालच थी एक टाइप की, वो बढ़ने लगी। उनका काम क्या था, जो हमारे लेबर थे उनका काम क्या था, कॉटन को बुनना, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशन करना, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को फैलाना वो चाहते थे। लेकिन ये जो उनकी लालच थी वर्कर्स थी, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब यहाँ पे दिखाई दिया भाई कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने तो पैसे देने से मना ही कर दिया, जो उसने ऑर्डर किया था कि जो तुम ये सब बनाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, ऑर्डर किया था ना, कॉन्ट्रैक्टर ने ऑर्डर किया था कि जो तुम इन सब को बनाओ, इन सब टेक्सटाइल को बनाओ, बुनो कपड़ों को, कॉटन को क्लोथ्स में चेंज करो, हम तुमको पैसा देंगे, तुम्हारी डिमांड को पूरा करेंगे। जब वो मना कर दिया तब देखिए अब हंगामा होगा। अब देखिए ऑन 4 जून एट 2 PM, देखिए कितना पूरा एकदम ड्रामेटिकली घुस गया उस पॉइंट में, समझ रहे हैं ना। 1845 की बात हो रही है, उसके पहले भी आप कर सकते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वीवर्स की भीड़ जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में, घर के पास आ गए, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गए। और सभी ने जो है पूरे मैंसन मतलब जो उसका घर था कॉन्ट्रैक्टर का, वहाँ पे भीड़ लगा दी और डिमांड करने लगी जो है उनकी वेजेस को बढ़ाई जाए, उनकी वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। भाई वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो डिमांड कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस उनकी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे अब जब वेजेस बढ़ाया जाए, लेकिन वो लोग क्या करने लगे, जब वो सुन नहीं रहा था, अब जानते हैं भाई किसी के घर में जाएंगे वैसे चिल्लाते तो नहीं रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुनेगा। तो उन्होंने क्या करने लगे, वो अब बहुत ही सख्ती से पेश आने लगा। वो उन्होंने क्या क्या किया, अब जाके घर में घुस गए, पूरी तरीके से घर में घुस गए। घर में घुसते ही पूरे विंडोज़ की जो पैन थे, मतलब खिड़कियाँ थी, सबको तोड़ने लगे, फर्नीचर सब कुछ तोड़ने लगे। इधर उधर जो स्टोर हाउस में था प्लंडर, जो भी कपड़ों का सब कुछ जब वो लोग तोड़ने लगे, और जो भी
क्लॉथ की सप्लाई होती थी उन सबको फाड़ने लगे, जितने भी वहाँ पे क्लॉथ, देखिए कॉन्ट्रैक्टर क्लॉथ का था तो उनके घर में तो क्लॉथ होंगे बहुत ज़्यादा, उन सबको क्या किया, तोड़ दिया गया। एंड उसको तोड़ने के बाद क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद द फैमिली। अब देखिए सब तोड़ के, मतलब वो लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे थे सभी हमारे व्यूवर। अब क्या करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्टर डर गया, अब वहाँ से भाग गया। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अपने फैमिली के साथ भाग गया वहाँ से। वो कहाँ भागा, नेबरिंग विलेज, जो उसके पड़ोसी के गांव था वहाँ पे भाग गया और उनसे कहने लगा कि जो है भाई उसको शेल्टर दे दे, वो कहीं तो उसका जगह नहीं है वहाँ पे। उसके घर में तो पूरे व्यूवर्स हल्ला बोल दिए, कोई दे भी नहीं रहा था शेल्टर। अब पता है भाई तुमने व्यूवर्स के साथ कितना गलत किया, हम तुमको कैसे कैसे यहाँ पे रहने दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद वो रिटर्न आया, फिर से वापस आया। जब वो वहाँ गांव में नहीं मिले तो 24 घंटे बाद हो गया, आर्मी से रिक्वेस्ट किया, आर्मी मान गया भाई। तो आर्मी जब मान गया तो अब आर्मी आ गए व्यूवर्स पे हमला करने के लिए। उसमें क्या हुआ, 11 लोग शूट किए गए, 11 लोग को गोली से मार दिया गया। वहाँ पे यही हुआ कि 11 लोगों को गोली से मार दिया गया था जब हमारे आर्मी आ गए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। बस यही था कि जो 1845 में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे, जिस कारण हमारे 1848 में इतना हंगामा हुआ, लुइस फिलिप को हटाना पड़ा और फिर हमारा नेशनल असेंबली फिर से जागरूक हो गया। अब आता है हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट, क्या लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारे वीडियो का। तो क्या है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। अब भाई देखिए, अब सब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, पीजेंट भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, मिडिल क्लास पीपल भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, सब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब सोचो लिबरल्स भी सोचते, आप ये कहानी सुने, बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो वही सेम चीज हमारे यहाँ पे लिबरल्स कर रहा है, बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम कर रहा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर and unemployed and starving peasants and workers in many European countries, and in the year 1840 a revolution led by educated middle class was underway. Educated middle class कौन है, हमारे लिबरल। तो क्या होने लगा भाई, यहाँ पे पुअर्स भी रिवोल्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयड पर्सन भी रिवोल्ट कर रहा है, पीजेंट भी रिवोल्ट कर रहा है, जो भूखे हैं, वर्कर्स भी रिवोल्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही है, हर लोग रिवोल्ट कर रहा है 1814 के टाइम में। आपको मैंने आपको बताया ना 1814 लास्ट टाइम है। देखिए ये लास्ट हमारा रिवोल्ट होगा, उसके बाद रिवोल्ट खत्म। इस रिवोल्ट के कारण अब एजुकेटेड मिडिल क्लास सोचा कि हम भी क्यों रिवोल्ट ना कर ले, हम भी अपने डिमांड्स को पूरा कर, जब सब रिवोल्ट करे तो हम क्यों बैठे साथ, वो भी रिवोल्ट करने लगे। सो फरवरी के इवेंट में जो हमारे 1840 में फरवरी में जो हमारा फ्रांस में अब क्या किया, अब उन्होंने एजुकेटेड मिडिल क्लास में लिबरल्स ने क्या किया कि उनकी डिमांड ये थी कि जो है राजा को हटा दिया जाए, क्या एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, राजा को हटा दिया जाए और एक ऐसा रिपब्लिक बने, ऐसा डेमोक्रेसी बने जो यूनिवर्सल मेल सफरेज पे बेस्ड हो, मतलब वो सभी को वोट देने का अधिकार दे, चाहे वो नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मैन हो या प्रॉपर्टी ओनिंग मैन हो, ओके, सभी को वोट देने का अधिकार। ये दो डिमांड थी, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। What is the demand of the liberals in the time of revolution? There are the two demands of the revolution: first, abdication of the monarch, and the second, they want a republic based on the universal male suffrage has been proclaimed. Okay? अब यहाँ पे तो फ्रांस में ही हो रहा था। अब देखते हैं ये जो यूरोप के दूसरे पार्ट में जो जैसे हमारा जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरियन हो गया। अब यहाँ पे लिबरल मिडिल क्लास पीपल क्या कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह मिडिल क्लास पीपल अलग है, हर की सोच अलग होती है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी सोच एक जैसी मिलती है। तो यहाँ पे क्या होने लगा, अभी यहाँ के जो जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के जो जितने भी मेन और वुमेन जो बिलोंग करते थे लिबरल मिडिल क्लास पीपल के, अब वो उनकी क्या डिमांड थी, ऐसे एग्जाम में आता है, ऐसे एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द लिबरल इन द फ्रांस, और ऐसे अगर कंपेयर द डिमांड ऑफ द लिबरल इन द फ्रांस एंड इन जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो, दोनों का देखकर कंपेयर कीजिए, आप आराम से कर सकते हो, आपको डिमांड पता होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी मेन और वुमेन थे मिडिल क्लास के, वो क्या करो, वो उनकी डिमांड ये थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जिसमें नेशनल यूनिफिकेशन हो। समझो मीनिंग उसका, नेशनल यूनिफिकेशन मतलब कि वो अपने कंट्री को यूनिफाई करना चाहते थे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी पे कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैसे हमारा जर्मनी और इटली यूनिफाइड मतलब क्या होता है, वो नेशनलिज्म को पाले, नेशनलिज्म की फीलिंग को सबके अंदर जागरूक करना चाहते थे, और सिर्फ एक लैंग्वेज चलेगी, जैसे हमारा आज इंडिया चल रहा है,
इंडिया में हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इनका यही डिमांड था कि जो एक ही डिमांड था, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association. अब ये अब उन्होंने क्या किया, एडवांटेज लिया। अब देखिए मैं आपको बताया ना कि जो सब लोग तो मजा ले ही रहे थे भाई, यहाँ पे पुअर भी अनएम्प्लॉयड भी, तो वो भी उसका आनंद उठाने लगे। हमारी जो लिबरल मिडिल क्लास, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने डिमांड को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया, पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। और पार्लियामेंट की जो प्रिंसिपल थी वही उनकी डिमांड भी थी कि पार्लियामेंट की प्रिंसिपल क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो सारी डिमांड हमारे मिडिल क्लास पीपल की थी। तो वही डिमांड के साथ वो हमारे पार्लियामेंट में एंटर किया। अब आते हैं आगे। इन द जर्मन रीजन में जो है एक बहुत बड़े नंबर में हमारा पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है फॉर्म हुआ। और उस पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर कौन थे, सिंपल मिडिल क्लास पीपल ही तो उस समय कर रहे थे। मिडिल क्लास पीपल हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जो भी आर्टिस्ट हो गए, ये सब कुछ कहाँ पे आए, फ्रैंकफर्ट। ये क्या है, हमारा जर्मनी का पार्लियामेंट है। यहाँ पे जर्मनी का पार्लियामेंट था फ्रैंकफर्ट। मैंने आपको बताया कि वो लोग आए पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट में। आपको बुक में इसका फिगर भी देखने को मिलेगा एकदम अच्छे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम है जर्मनी का। तो वो सब लोग वहाँ पे आए और डिसाइड करने लगे कि जो है अब उनको एक नया नेशनल असेंबली बनाना जो पूरे जर्मनी के लिए होगा। तो अब क्या होता है, 18 मई 1848 में क्या हुआ, 831 elected representative marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, conveyed in the Church of the St. Paul. इसका मतलब ये है कि जो 18 मई 1848 को 831 जो है रिप्रेजेंटेटिव क्या किए, वो वहाँ पे चूज किए गए। 831 रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया। और वो कहाँ पे चूज किया गया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नहीं था, वो एक चर्च था। किसका था, सेंट पॉल का चर्च था। उसी को हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना दिया गया था। और 831 रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया गया था। अब उन्होंने क्या किया, अब भाई 831 रिप्रेजेंटेटिव आ गए, उनका कुछ काम होगा ना। सबसे पहला काम सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उन्होंने क्या, हमारे इंडिया में तो ये होता, जवाहरलाल नेहरू जो ये सब है, ये सब कैसे आप घुस गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इनको पहले चूज किया गया, इनके आइडियोलॉजी को जाना गया, फिर इनको चूज किया गया, फिर इन्होंने अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन को, वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ही हैड डिफाइंड द वेल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जो जर्मनी के लिए था। और उसका और उसमें एक मोनार्क भी, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मोनार्क रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहेगा। राजा महाराजा ने डिक्टेटरशिप नहीं आ गया, यहाँ पे सिर्फ राजा राज नहीं करेगा, मोनार्की रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसमें क्या होने लगा, जो डिप्यूटीज थे, डिप्यूटीज मतलब क्या होता है बताइए, हम कह सकते हैं डिप्यूटीज मतलब कि जो है जो पहले के राजा थे, इस समय राजा नहीं है, जो पहले राजा थे लेकिन इस समय नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने तो कहा कि जो है हम तो भाई इसको रिजेक्ट करते हैं। उस राजा कौन थे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, जिसने क्या कि जो प्रूसिया के किंग थे, प्रूसिया मतलब क्या जर्मनी में ही आता है, उसने ये इसको रिजेक्ट कर दिया। और जितने भी मोनार्क थे सभी को ज्वाइन करके इस जो हमारे फ्रेडरिक विलियम है, सभी मोनार्क के साथ ज्वाइन हो गए, सभी मोनार्क के साथ मिलके इस इलेक्टेड जो असेंबली बना था 831 रिप्रेजेंटेटिव का, उसको क्या करना, अपोज करने लगा। कहें कि जो है कोई भी भाई हमारा ये नहीं बनेगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं होगा, ये सब वगैरह करने लगे, कोई मोनार्की नहीं बनेगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं बनेगा। तो अब इसी ऑपोजिशन के कारण जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जब अपोज कर रहे थे, वाइल द ऑपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्ग, मतलब देखिए ऑपोजिशन तो राजा कर ही रहा था, इसके कारण जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री थी वो तो स्ट्रांग होने लगी धीरे धीरे। वो लोग अपोज कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी तो पावर बढ़ रही है कि राजा ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट एराउंड, मतलब सोशल के हिसाब, सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरीके से पार्लियामेंट खत्म हो चुका था। बट द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय किसके, मिडिल क्लास के द्वारा बनाया गया था भाई पार्लियामेंट। तो उसने क्या किया, उसे रजिस्ट कर दिया डिमांड ऑफ वर्कर। यही तो सबसे बड़ी इसकी भूल थी। देखिए यहाँ पे क्या किया, अब देखिए यहाँ पे पहले जो वर्कर्स थे, आर्टिसन थे, ये लोग तो इसकी हेल्प नहीं कर रहे थे मिडिल क्लास को। तो उसने क्या किया, मिडिल क्लास पीपल ने जो
पार्लियामेंट को बनाए थे, उन्होंने क्या कर दिया, वर्कर और आर्टिजन के जो भी जितने भी डिमांड है सबको रिजेक्ट कर दिया। भाई तुम्हारी डिमांड नहीं पूरी होगी, जब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो हम तुम्हारी हेल्प क्यों करें। बस ये इन्होंने ये सोचा। लास्ट में क्या हुआ, उनका भी साथ छूट ही गया। ठीक, मिडिल क्लास के पास जो इनका साथ था वर्कर और आर्टिजन वो भी छूट गया। लास्ट में क्या हुआ, ट्रूप्स मतलब क्या, मिलिट्री को बुलाया गया, असेंबली में इंटर किया और सभी को फोर्स कर दिया, मतलब कि बंद करवा, डिसबैंड मतलब क्या, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करवा दिया, उस पार्लियामेंट को बंद करवा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बंद करवा दिया और सभी को वहाँ से निकाल दिया गया। ये है ठीक एट लास्ट। अब देखिए पीजेंट्स और आर्टिसन वर्कर का जब छूटी गया तो मिडिल क्लास बेचारे क्या करेंगे अकेले। सो द इशू ऑफ extending political right to women was a controversial one within the liberal movement in which a large number of women had participated actively over the year। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वुमेन भी इसमें, वुमेन का इसमें रोल था। जैसे बताया जा रहा है कि जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था उसमें वुमेन का बहुत बड़ा रोल था। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी वुमेन भी इस पार्लियामेंट में हिस्सा ली थी। और वुमेन ने क्या फॉर्म किया था, women had formed their own political, मैंने को बताया ना कि वो भी इससे परेशान हो चुकी थी, ये कंजर्वेटिज्म से परेशान हो चुकी थी। वो भी एक यूनिफाइड कंट्री को, अपने कंट्री को यूनिफाई बनाना चाहती थी। इसीलिए वुमेन जितनी भी थी वुमेन, उन्होंने क्या कर, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने लगी, न्यूज़पेपर्स को बनाने लगी, अपना खुद का न्यूज़पेपर वुमेन बनाने लगी और पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाने लगी, जिसके कारण और भी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर से मिल सके और बहुत ज़्यादा ही मिडिल क्लास पीपल से मिल के अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। तो इसलिए ये सब उनका सोच था, किसका, वुमेन्स का था। डिस्पाइट दिस वर्ल्ड, और ये अब देखिए मेन का तो हट ही गया था, अब क्या इनका बचेगा, ये कौन होती है, इनका भी तो नहीं बचेगा, इनका भी सब कुछ जो वो सोची इसको भी हटा दिया गया। मतलब जो सफरेज राइट था वो क्या चाहती थी, सफरेज राइट, जो असेंबली का इलेक्शन था उसमें क्या था, सफरेज राइट को हटा दिया। मतलब कि हाँ कर दिए मिडिल क्लास पीपल, कर दिए भाई हम तुमको सफरेज राइट नहीं देंगे। सफरेज राइट मतलब क्या होता है, वोट फॉर द वुमेन, वुमेन को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। When the Frankfurt Particle convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as an observer to stand in a visitor gallery। यहाँ पे बताया था कि जो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब चल रहा था, जब हमारा हो रहा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब मीटिंग हो रहा था, जो हमारा चर्च ऑफ सेंट पॉल है वहाँ पे जब मीटिंग होता तो वुमेन का कुछ काम थोड़ी था, वो बस ऊपर से ऊपर खड़ी होके, ऊपर जो आप फिगर देखेंगे तो अप साइड में, ऊपर के साइड में वहाँ पे बहुत सारी वुमेन बस एक टाइप का ऑब्जर्वर देख रही थी और पूरे इस मीटिंग को, उनका कोई इसमें रोल नहीं था, उनको एडमिट ही नहीं किया गया था। वुमेन को उस समय वो लोग ठीक नहीं मानते, इसलिए उसको उन लोग को एडमिट ही नहीं किया गया था। सो दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1948। देखिए अब क्या हुआ, ये सब जो हमारा लिबरल मूवमेंट चल रहा था, हमारा मिडिल क्लास पीपल का, ये सब तो भाई हमारा हट ही गया। मिडिल क्लास पीपल जो हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कौन चला था, मिडिल क्लास पीपल, लिबरल मूवमेंट था। तो देखिए यहाँ पे एक बार कंजर्वेटिव की जीत हो गई। अब देखें यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखे हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव बेचारे हार गए थे। तो क्या होने लगा, वो जीत गए और फिर से वो क्या हुआ, वो एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट को, वो क्या करने लगे, वो फिर से हटाने लगे लिबरल मूवमेंट को हटाने। लेकिन अब इस बार जब भले उनका पार्लियामेंट चला गया, लेकिन इस बार वो रुके नहीं, इस बार भयंकर हमला किए, जिसके कारण हमारे भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स जो थी वो फिर से हार मान जाती है और जो पुराना रीति रिवाज था उसको वापस नहीं ला पाती है। ओके, एंड देन क्या होने लगा, मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेजेंट could be ended by granting concession to the liberal nationalist revolution। अब देखिए मोनार्क जो हमारा कंजर्वेटिव वो तो अब जान गए कि जो है इनसे पंगा लेना बहुत ही हार्ड काम है। मतलब उनको रियलाइज हो गया कि जो है अगर लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज की बातों को अगर हमने मना किया तो फिर से हमारा ये रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये रिवोल्यूशन से थकते नहीं है, रिवोल्यूशन रोकेंगे नहीं, इसलिए इनको भी थोड़ा कंसेशन दिया जाए, थोड़ा इनको भी छूट दिया जाए, समझे। छूट मतलब क्या, कुछ इनको भी बना लेने तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं। हेंस इन द ईयर आफ्टर, उसके बाद जो 1814 के बाद क्या हुआ, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, जो भी ऑटोक्रेटिक
मोनार्की थी, अब उन्हें क्या करने लगा, वो लोग जितने भी चेंजेस थे जो पहले लिया गया था उसको फिर से इंट्रोड्यूस करने लगा। मतलब समझ रहे हैं, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप begin to introduce the changes that had been already taken the place in the western Europe before 1850। जो भी हमारे वेस्टर्न यूरोप में जो भी चेंजेस आए थे उसको फिर से जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप है वो लोग क्या करने लगे, जो वहाँ के ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसको अपनाने लगे, अपने चेंजेस को हटा दिया। हटाना तो पड़ेगा, वेस्टर्न यूरोप में कौन रहता था, हमारे जो मिडिल क्लास पीपल रहते थे, गरीब लोग रहते, अब उनके आइडियोलॉजी को मोनार्कीज अपनाने लगे। ठीक है, अब वो उनके आइडियोलॉजी को अपनाने नहीं अपनाएंगे तो आपको पता है ही क्या होगा, फिर से रिवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया। फिर उसके कारण क्या होने लगा, जो भी हमारा सर्फडम चल रहा था, जो सर्वेंट की तरह जो लोगों को काम करवाया जाता था, जो भी लेबर था बॉन्डेड लेबर, मतलब कि उनको बिना पैसे दिए काम करवाया जाता, ये सब कुछ हमारा एबॉलिश हो गया, हटा दिया गया। हमारे हैब्सबर्ग एम्पायर में भी हटा दिया और पूरे रशिया में हटा दिया गया। सो हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर एट ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1806। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ का रूल का, मतलब ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में रूल करता। तो आप देखिए सब राजा हार रहे हैं, हैब्सबर्ग रूलर को भी हारना पड़ेगा। तो यार वो भी हंगरी को थोड़ा छूट दे दिया, लो भाई तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, उसको भी छूट दे दिया गया 1867 में। ओके, बस आज के लिए इतना काफ़ी था। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, ये देखिए हमारा न्यू ऑर्डर। आइडियोलॉजी मतलब क्या था, सिस्टम ऑफ आइडिया रिफ्लेक्टिंग ऑफ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल, मतलब क्या, एक आइडियाज़ का सिस्टम होता है, पूरा एक आइडिया होता है जो सोशली भी और पॉलिटिकली के विजन से देखा जाए तो वो सब उसको मानते हैं। ठीक, आइडियोलॉजी यही होता है कि सब उस पर अपना सपोर्ट करते हैं, सब उस आइडियोलॉजी पे सपोर्ट करते हैं। जो भी आइडिया हुआ अगर वो सोशली पॉलिटिकली सबके द्वारा एक्सेप्टेड कर दिया गया तो हमारा वो आइडियोलॉजी कहलाता है। सो हमारा ये टॉपिक क्या एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, ये आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डन, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारा 2 टॉपिक और, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। एक है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, एक लास्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक, और एक और समझ लो, विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। सो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है CBSE 2020 के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है नेशनलिज्म और दूसरा आ रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। बस 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, फिर आपकी हिस्ट्री से छुट्टी। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक भी कीजिए। ओके, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये देखिए अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ। आप जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे मेरे चैनल उतना भी ज़्यादा ग्रो करेगा, जिसके कारण मैं और भी ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करूँगा, ड्यू टू विच आपकी पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, मेरा भी पढ़ाई अच्छे से होता रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, सी यू अगेन।